नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा खास इसलिए भी होता चला जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक जब परत खुल रही है तो कई ऐसी चीजें हैं जो बेपर्दा हो रही है और उसी में से एक बात जो संभल मुद्दे पर छन कर सामने आ रही है, वो लोग जो ये कह रहे हैं कि संभल के मुद्दे को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत देखना चाहिए। एक ऐसी जानकारी अब सामने आने लगी है जो साफ तौर पर ये कहती है कि संभल में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, लेकिन इन सब के बीच सियासी संग्राम जारी है, पॉलिटिकल टूरिज्म जारी है। पहले आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले ही सपा का डेलीगेशन जाना चाहता था लेकिन बाउंड्री तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि मामला पूरी तरह से टाइट था। और ऐसे में ये कहा गया क्योंकि 10 तारीख तक कोई बाहरी संभल में नहीं जा सकता, फिर वहां जाकर शांत हो रहे संभल रहे संभल को अशांत करने की ये कोशिश सियासी दांव पेच नहीं है तो और क्या है। सपा के बाद आज बारी आती है जब कांग्रेस भी जाना चाहती है। संभल जाना चाहती थी लेकिन कांग्रेस के बड़े लीडर्स को ही पहले ही रोक दिया गया। हालांकि कांग्रेस ने भी सियासी संग्राम में धरना का रुख अपना लिया। बाद में मामला शांत होता है, वहां पर जाने की मनाही हो जाती है, वो नहीं जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि जब संभल शांत है तो उसे अशांत करने का प्रयास क्यों हो रहा है। जब संभल की ये मस्जिद एएसआई संरक्षित है तो फिर इसके सर्वे पर सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है। ये तमाम ऐसी बातें होंगी जिस पर आज खुलकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ ही देर में आज के कुछ खास अतिथि भी जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। संभल में हाल में हुई हिंसा के बाद जिले की स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। स्थानीय लोग घटना से उबरने लगे हैं और सामान्य जीवन की ओर लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि विपक्ष को ये स्थिति स्वीकार नहीं हो रही है। इसके पीछे की मुख्य वजह है राजनीति, क्योंकि विपक्ष को इस हिंसा से एक राजनीतिक मुद्दा जो मिल गया है। जिले में हुई हिंसा के बाद कांग्रेस नेता दौरे पर जाने के लिए आमादा है। क्या इसकी वजह संभल में शांति को भंग करना तो नहीं? अभी अभी संभल खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर ही निकल रहा था कि विपक्ष का ये रवैया संभल को फिर से हिंसा की आग में धकेलने के लिए आतुर है। बस निकल रहे हैं आगे, जहाँ तक अब चलेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अरे फोर्स खड़ी है तो वहीं से आगे जहाँ तक जाने देंगे, चलेंगे। और उसके बाद आगे जब प्रतिबंध हटेगा तब जाएंगे जरूर, कहेंगे कि चोट पर जाएंगे। पहले तौकीर रजा, फिर सपा का डेलीगेशन और अब आग में घी डालने वाले ये कांग्रेसी नेता। बहरहाल विपक्ष का रवैया देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर रखी थी। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद पार्टी नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया। दरअसल प्रशासन का मानना है कि जिले में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से माहौल खराब हो सकता है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और शांतिपूर्ण तरीके से पीड़ित परिवारों से मिलने की मांग भी की। ये एक तरह से जो लोकतांत्रिक अधिकार है विपक्ष का या पॉलिटिकल पार्टी का, उसको रोकने की कोशिश हो रही है। पहले भी इस तरह की घटनाएं होती थी और विपक्ष वहां जाता था, उनकी टीम जाती थी, वहां से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग करते थे, जो वहां की वस्तु स्थिति थी उसकी जानकारी देश को मिलती थी। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि योगी जी ऐसे कोई भी मामला आता है तो वहाँ विपक्ष को रोकने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो विपक्ष को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि जो उनकी कमजोरी है, जो सिलेक्टनेस है, वो जाहिर ना हो, लोगों को पता ना चले, देश को पता ना चले। हालांकि संभल की स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। चाहे बात 3 लेयर सिक्योरिटी की हो, छतों पर ड्रोन की हो या फिर फ्लैग मार्च की, चौतरफा पुलिस का पहरा कड़ा है। माहौल खराब करने की मंशा रखने वालों की एंट्री बैन कर दी गई है और सख्त रुख अपनाते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष की असलियत भी बता दी। विपक्षी दलों को लगता है कि संभल जाने से उनको वोटों की फसल काटने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों को पूरी तरह से नकार दिया है। इनका कांग्रेस पार्टी कितना भी हाथ पैर मार ले, उनको उत्तर प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है।
हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं है। न्यायिक आयोग ने वहां दौरा कर लिया है। निष्पक्ष जांच चल रही है। जो भी निर्णय माननीय न्यायालय का होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं है। और जब शांतिपूर्ण माहौल संभलता है तो उसको खराब करना चाहते हो। देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है, जहाँ सुशासन, विकास, दंगा मुक्त प्रदेश, गुंडा मुक्त प्रदेश, माफिया दंगाई मुक्त प्रदेश, इस दिशा में सरकार संकल्प के साथ काम कर रही है। और कोई कानून से खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। संभल में हुई हिंसा के बाद स्थिति में सुधार आ रहा है और लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं। ये सकारात्मक संकेत है, लेकिन विपक्षी दलों का इस हिंसा को राजनीतिक मुद्दा बनाना और उस पर बयानबाजी करना शांति बहाली में लगातार विघ्न डाल रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष के इस रवैये का उद्देश्य शांति की बहाली है या शांत हो चुके संभल को अशांत करना। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। उसका जो अर्थ यहाँ विरोधियों ने लगा लिया है ना कि जो भी सरकार कहे हमें उसका विरोध करना है, बगैर सोचे समझे करना है हमें, चाहे वो सही हो या गलत हो। ये ठीक नहीं है, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। ये देश के लिए फायदेमंद नहीं है और उनके लिए भी फायदेमंद नहीं है। योगी जी के राज में दंगा एक भी नहीं हुआ 7 साल में। और ये भी अगर आप संभल की बात करो, ये दंगा थोड़ी है, एक पक्ष का विरोध प्रदर्शन है और एक पक्ष का जो विरोध प्रदर्शन है वो भी शांतिपूर्वक हो जाता है। लेकिन चूंकि तथाकथित भेषधारी लोग जो चेहरे पर पट्टी बांधकर और विभिन्न प्रकार के अवैध असलहों को लेकर बीच में आ गए, उसने दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटनी नहीं घटनी चाहिए थी। सभी के साथ सहानुभूति है। लेकिन क्या है, कहीं न कहीं सरकार अपने को मान रही है कि हम कटघरे में हैं, हमसे गलतियां हुई, हमारी जिम्मेदारी का हमने निर्वहन नहीं किया। इसीलिए आखिर ये जाएंगे, जिम्मेदार लोग जाएंगे तो कोई लाठी चलाएंगे, कोई झगड़ा करने जाएंगे, वो तो लोगों के दुख दर्द को देखने आएंगे कि क्या क्या कितनी जाती हुई, कौन कौन लोग मरे, उनके परिवार भी जाएंगे। नहीं, अभी ना आए, कब आए? जब वो न्योता देंगे। हालात पे वहाँ वो मतलब हम नमक छिड़कने नहीं जा रहे, हील करने जा रहे हैं। जो भी लोग जाना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा संदेश भी नहीं देता अपने देश के बारे में। यही लोग हैं जो कानून और संविधान को नहीं मानते, उसके साथ में खिलवाड़ करते हैं। हम यही चाहते हैं कि कानून का सही रूप से पालन होना चाहिए। जिस प्रकार से वहाँ पर जो लोगों को सुरक्षा की जनता की जिम्मेदारी दी जा गई है, अगर वही लोग हत्या करेंगे तो क्या इस कानून बनेगा, कैसा संविधान होगा और क्या प्रदेश और देश की छवि दूसरे मुल्कों के अंदर जाएगी। अखिलेश शादी में जा रहे थे मेरठ जी, वहाँ अब जहाज नहीं उड़ने दिया कि संभल चले जाएंगे। अच्छा। तो जो जिन लोग जो पाप करते हैं वो पाप छिपाने के लिए किसी को देखने नहीं देते हैं, पता न चल जाए किसी को। तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि पॉलिटिकल टूरिज्म का एक हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में कहा जा रहा है कि भाई लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र तभी बचता है जब हर जगह शांति बहाली होती है। अगर संभल रहा है, वहां पर शांति आ रही है, धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौट रहा है, तो फिर विपक्षी कह रहे हैं कि नमक नहीं मरहम लगाने जा रहे हैं। अब ये तय करना होगा विपक्षियों को कि ऐसी परिस्थिति में जहां पर शासन प्रशासन ये कह रहा है कि निषेधाज्ञा है साहब, 10 तारीख तक कोई नहीं जा सकता, तो ऐसे में ये नमक लगाने की बात है या दर्द लगाने की तय करना होगा। और इन सबसे भी बढ़कर बात ये कि जिस सर्वे को लेकर इतना बवाल हो रहा है, संभल सर्वे पर ये हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि तो सिंपल सर्वे है, ये सिंपल प्रोसेस है, तो फिर इस सर्वे पर ये बवाल क्यों है। आइए, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ डॉक्टर HS रावत साहब हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल बॉडीज में हम देख पा रहे हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पहली बार हमारे शो में जुड़ रही है, मेरे शो में जुड़ रहे हैं ऋचा सिंह जी हैं, बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रतन तिवारी जी, बहुत स्वागत। राकेश प्रजापति जी हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। और मेरे साथ पहली
पहली बार मुस्लिम स्कॉलर के रूप में मैं देख रही हूँ हमारे साथ डॉक्टर मुमताज रिजवी साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी डॉक्टर साहब। लेकिन सबसे पहले हरिशंकर जैन सर आपके पास आते हुए, ये पूरा मसला देखिए, जहां तक पॉलिटिकल टूरिज्म की बात है तो हमारे यहाँ इन मुद्दों पर पॉलिटिकल टूरिज्म होता है और वो होता भी रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस सर्वे को लेकर हिंदू मुसलमान हो रहा है, जिस सर्वे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस सर्वे को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर कहा जा रहा है कि ये गलत है, वो सर्वे गलत है या सही, पहले इस पर ही चर्चा हो जानी चाहिए। मेरा सबसे पहला सवाल आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखिए बीते 4-5 दिनों से ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है कि नहीं हो सकता, ये लागू ही, तो ये लागू होता है या नहीं लागू होता, सर्वे हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, मुस्लिम पक्ष जितना भ्रामक रूप से प्रचार कर सकता है, झूठा और गलत बरगलाने वाला, वो प्रचार कर रहा है। न कानून पढ़ा है, न विषय देखा है, न मेरी सूट पढ़ा है, और सारी बातें भ्रामक हो रही हैं। उस दिन जो दंगा फसाद भी कराया गया, वो गलत तथ्यों पर कराया गया, वो खुद हल्ला उड़ा दिया गया, खुदाई हो रही है और भड़का दिया लोगों को। देखिए, ऐसा है, जो आपने सवाल पूछा मैं उसका सीधा जवाब दे रहा हूँ। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक अननेसेसरी, इसका कोई मतलब नहीं है, किसी ने पूरा देखा ही नहीं। वो एक लाइन आता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पर उसमें क्या क्या लिखा है ये पढ़ने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ साफ लिखा है कि धार्मिक स्वरूप चेंज नहीं होगा, यानी कोर्ट को ये तय करने का अधिकार है कि इस बिल्डिंग का धार्मिक स्वरूप क्या था, 47 में क्या था, और अगर पार्टी साबित कर देती है कि मूल रूप से हिंदू या मुस्लिम जैसा भी केस है कि ये स्वरूप था, तो माना जाएगा। मुस्लिम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ एकदम दबा दी जाए और बात सुनी भी ना जाए, देखा भी ना जाए, तो ऐसा अंधा कानून कहीं नहीं होता। दूसरी बात, हरिहर मंदिर का जहाँ सवाल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता क्योंकि इस पर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 लागू होता है, और धारा 4/3 में साफ लिखा हुआ है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कि जहाँ एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट अप्लाई करता है वहाँ अप्लाई नहीं करता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान, बेजहाँ पढ़े लिखे और बेवजह की बातें मुस्लिम पक्ष कर रहे हैं। तीसरी बात, सर्वे क्या है, सर्वे में क्या नुकसान हो गया? भाई, एडवोकेट कमिश्नर की टीम गई, अकेले नहीं गए, दोनों पक्ष के वकील थे, शासन प्रशासन के लोग थे, एसपी डीएम सब लोग मौजूद हैं। उनको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी है, कहीं तोड़ना नहीं है, खोदना नहीं है, खाली देखना है कहाँ क्या चीज़ है मौजूद, और उसकी रिपोर्ट देते नहीं है। जैसे आपके घर में आऊँ, ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। पहला पॉइंट ये कि ये एक एएसआई का मॉन्यूमेंट है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो इस पर सर्वे का अधिकार है एएसआई को, ये उनकी ही संपत्ति मानी जाएगी। दूसरा, आपने स्पष्ट रूप पर जो परिस्थिति बन रही है वो भ्रामक है, झूठ फैलाने का प्रयास कि इन्हीं दो मूल पॉइंट्स को लेकर खास तौर से डॉक्टर रिजवी आपके पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कल का कार्यक्रम देख रही थी, मेरे साथी एंकर ने वो कार्यक्रम किया था। डॉक्टर रिजवी, कल आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे थे, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसा स्थल है, मॉन्यूमेंट है जो प्रोटेक्टेड है एएसआई द्वारा, तो उस पर तो सर्वे का अधिकार एएसआई को है, और ये 1920 में ही लिस्टेड हो चुकी है, 250वां नंबर है इस पूरे के पूरे भवन का। तो फिर इस सर्वे से आप लोगों को क्यों खलल है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फिर कैसे लागू हो जाता है? डॉक्टर रिजवी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम। देखिए, ऐसा है कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, बाबरी मस्जिद वर्सेस अयोध्या का, राम जन्मभूमि का, तो 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, और 5 जजों की बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला सुनाया, और उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बहुत साफ साफ जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया, और उसमें ये कहा गया है, जो मैं आपको बताता हूं कि कानून और अदालत का इस्तेमाल पुराने
अत्याचारों को समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। उसमें साफ साफ ये बात कही गई है। ये किस लिए कही गई है, क्यों कही गई है, उस पे आप तबसरा कर लीजिएगा। दूसरी चीज, बार बार जब ज्ञानवापी में डीवाई चंद्रचूड़, ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़, एक मिनट, उनका हवाला दिया जाता है, वो ओरली है, लेकिन ये बाकायदा देखिए, ओरली अगर कोई स्टेटमेंट देता है कोई बात, वो कानून नहीं बनता। लेकिन जब आईनी बेंच, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कोई फैसला सुनाती है, कोई चीज लिखती है, तो वो बाकायदा हमारा कानून बन जाता है। ठीक है। और वही चीज इसमें शामिल की गई। और एक मिनट मैडम, और देखिए इसके अलावा का है, मुगलों के जमाने में कुछ गलत हुआ तो आज उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की जाएगी। नंबर 2, ठीक और नहीं ठीक करने में नहीं सुनिए आप, हो गया, मैंने सुन लिया, नहीं मैंने सुन लिया आपको, मैंने आपके तीनों पॉइंट्स बहुत थॉरली सुने। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड कंप्लीट कीजिए, 10 सेकंड और। हाँ, तीसरी चीज जो है उसमें पैरा नंबर 997 में जा करके हरिशंकर जी देख लें, हरिशंकर जैन जी बहुत सीनियर लॉयर हैं, वो जा करके देख लें। उन्होंने कहा है कि मुगल से पहले बौद्ध के मंदिर सनातन मंदिर में बदले गए, ये परंपरा रही है। ये तमाम चीजें देखिए उस फैसले में, और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मैडम लाया गया, ताकि, और डॉक्टर एक मिनट, डॉक्टर नहीं सुन लिया मैंने, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आपने पूरा पढ़ा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरा पढ़ा है आपने? उसके क्लॉज नंबर 4/3 को पढ़ा है आपने? उसमें यह भी तो मेंशन है ना कि जो धरोहर अगर एएसआई के संरक्षण में है, एएसआई को अधिकार है, तो ये संपत्ति तो ना मुसलमानों की है ना हिंदू की है, संपत्ति एएसआई की है। मामला एएसआई वर्सेस सरकार का है। ये आप लोग बीच में घुस के मस्जिद की बात क्यों करने लग गए? एक मिनट मैडम सुन लीजिए, 1920 में ही एएसआई ने प्रोटेक्शन दे दिया है इसे। आर्टिकल 14 है, लेकिन आर्टिकल 25 भी है, ठीक है। हरिशंकर जैन जी, टकराव में देखा जाता है कि सही क्या है। हरिशंकर जैन जी ये बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं हरिशंकर जैन जी। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 भी है। हरिशंकर जैन जी, चीजें देखिए सही क्या है वो देखा जाता है, और फिर नहीं सही क्या है, लेकिन सही में आप सही में सेलेक्टिव सही ले लेते हैं ना। अगर 2 क्लॉजेस है तो दोनों क्लॉजेस की बात करिए, केवल एक क्लॉज पकड़कर क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? दोनों क्लॉजेस की बात कीजिए ना, एक क्लॉज लेकर क्यों? और जो उसका नेचुरल आइडेंटिफिकेशन है उस पर तो किसी भी तरीके का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा ना, ये तो खुद ही लिखा हुआ है उस एक्ट में। आप लोग एक लाइन पकड़ते हैं, दूसरी लाइन भूल जाते हैं। हरिशंकर जैन जी क्लियर कीजिए जरा। ठीक है डॉक्टर हरिशंकर जैन जी को सुन लीजिए जरा। आइए हरिशंकर जैन जी को लेके आइए स्क्रीन पे जरा। देखिए मुस्लिम जो है इनकी आदत है कि एक लाइन लेके उठते हैं, पूरा देखने की जरूरत ही नहीं इनको कानून से बात का कोई मतलब नहीं है। इनको खाली जिद से मतलब है, और अगले की चीज किस तरह से ऑक्युपाई इलीगली किया रहे हैं वो उससे मतलब है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे हैं, उसी अयोध्या केस में पैरा नंबर 148 लिखा है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार कोई मंदिर बन गई, देवता की हो गई, तो देवता की संपत्ति वो बंद चली जाएगी। तोड़ दिया जाए, अपवित्र कर दिया जाए, तो उससे मंदिर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में है। तो अगर ये साबित हो गया कि पहले मंदिर था और उसको तोड़ के ढांचा बनाया गया है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं जब बाबरी मस्जिद अयोध्या का फैसला आया उस वक्त 5 जजों की बेंच ने जो कहा, मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्योंकि बाबरी मस्जिद के मामले में ये साफ साफ देखा गया कि वहां पे न्याय से ज्यादा शांति को तरजीह दी गई। अरे तो यहाँ पर भी तो शांति रहने दीजिए ना। नहीं अरे आप लोग बार बार ये पढ़ रहे हैं, तो मैं भी तो कह रही हूँ ना, यहाँ पर भी शांति रहने दीजिए। कौन सा वो खुदाई करने जा रहे थे, वो तो सिर्फ सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे का अधिकार तो एसआई को है ना। ये तो आप उनसे अधिकार। मोहन भागवत जी ने क्या कहा, क्यों ढूंढेंगे हर मस्जिद में आप सही की संपत्ति है? हरिशंकर जैन जी, तो आप डिस्प्ले करके घूम रहे हैं। हरिशंकर जैन जी मानते हो तो मान लीजिए, तो अच्छी बात है, कहिए अच्छी बात, अच्छी बात को मानते हैं। यही बात है। डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अच्छी बात कही तो बिल्कुल मानते हैं। अरे डॉक्टर रिजवान मुद्दे पर आ जाइए। आप लोग इधर उधर जब आप फंसने लगते हैं तो इधर उधर चले जाते हैं। मैं सिंपल बात कर रही हूँ, और वही बात मैं आपसे और हरिशंकर जी दोनों से पूछ रही हूँ। देखिए रिजवी साहब, आप आधा मत पढ़िए, उसी अयोध्या केस में पैरा 148 लिखा है,
कि वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल, और टेम्पल का अस्तित्व तोड़ देने से, अपभ्रंश कर देने से समाप्त नहीं हो जाता। यही महत्वपूर्ण है। पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसी वैसे ही बरकरार रखा जाए। अगर वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर रिजवी और हरिशंकर जैन जी, आप दोनों को मौका दूंगी। और मैं रिजवी साहब आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हरिशंकर जैन जी बुजुर्ग हैं, जब वो कुछ बोलें तो थोड़ा सा शांति से उन्हें सुन भी लीजिए, क्योंकि मैंने आपको भी पूरा मौका दिया और आगे भी पूरा मौका दूंगी, जरूर दूंगी। ठीक है, ये जरा पॉलिटिकल बॉडीज से अब उनका पक्ष ले लेती हूँ। आती हूँ डॉक्टर रिजवी प्लीज। कांग्रेस से रतन तिवारी जी हैं। रतन जी, क्यों इतना पॉलिटिकल टूरिज्म के पीछे भागना चाहते हैं आप? शांत होने दीजिए ना संभल को। संभल रहा है संभल, इतनी जल्दी क्या है लोगों से जाकर मिलने की? देखिए लावनी जी, सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। संभल पे हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, और संभल अगर कोर्ट ने अगर जांच का आदेश दिया है तो हम उसका सहयोग करेंगे। लेकिन अगर ड्रामा कोई कर रहा है, अगर संभल पे कोई राजनीति कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी, मोहन भागवत का बयान हो या भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं का बयान हो, संभल पे राजनीति उन लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी संभल से बिल्कुल दूर होके सिर्फ उस पे नजर बनाई रखी है। जो भी होगा वो सामने आएगा, जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। तो जांच तो आपको तो जांच की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार भी नहीं है। आप लोग तो चले जाना चाहते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए। यही तो मेरा प्रश्न है। जिस धीरता की बात आप यहाँ कर रहे हैं कि धैर्य रखना चाहिए, वो धैर्य कांग्रेस ब्रिगेड क्यों नहीं रख पा रही? क्यों आप लोगों ने जब देख लिया कि एसपी डेलीगेशन को नहीं जाने दिया गया, साफ तौर पर प्रशासन ने कहा कि 10 तारीख तक रुक जाइए साहब, तो इतनी जल्दी क्या है? नहीं, जल्दी का सवाल नहीं है। आप देखिए ना, कभी आप अजमेर शरीफ पे आप सवाल उठा देते हैं, कभी आप कहाँ सवाल उठा देते हैं, कभी कहाँ सवाल उठा देते हैं। मैं तो बोलता हूँ प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए ना कि वो चादर क्यों भेजते हैं वहां पे अजमेर में। तो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा करो, चादर भी चढ़ाओ। ये जनता के दिमाग से बाहर है। हिंदुस्तान में हिंदू को अपने अस्तित्व, अपने पुरानी प्राचीन धरोहर के बारे में जानने का अधिकार है या नहीं है या नहीं है? बिल्कुल है। मैं खुद हिंदू हूं। मुझे मेरे पूर्वजों के बारे में जानने का अधिकार है ना? आपको अपने पूर्वजों के बारे में जानने का अधिकार है ना? इस देश के हिंदुस्तान को है ना? तो फिर इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ जाकर कोई बुलडोजर थोड़ी चलाने जा रहा है। ये तो सिंपल सर्वे की बात हो रही है। इस देश का सनातनी हिंदुस्तानी, मुझे लगता है रतन तिवारी जी, आप तिलक लगाकर अक्सर आते हैं, आज आखिर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ आपको अक्सर, तो आप भी चाहते होंगे। तो फिर इस पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऋचा जी, मैं खुद हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ और मैं सनातन का सम्मान करता हूँ। ठीक है ऋचा जी। श्रावणी जी, कानून का आदर न करना ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आदत नहीं है। ये ऐसा पहली बात नहीं कर रही। देखिए, हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं। मैं उनका आदर के साथ, उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन 2-3 बातें स्पष्ट करना फिर से जरूरी है कि ये लोग लगातार संभल में किस तरीके से कानून का निरादर कर रहे हैं। 1920 में एएसआई द्वारा जब संभल की मस्जिद को मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी एएसआई ने कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल किया है कि वो ही उसके अंदर नहीं जा पा रही है। तो आखिर कौन लोग हैं जो उसको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? और उसके बाद वहां पे एक एफआईआर भी कराई गई है एएसआई के द्वारा कि किस तरीके से उस मॉन्यूमेंट का जो चरित्र है उसको बदलने की 2018 में ही कराई गई थी एफआईआर, कोशिश की जाए। बिल्कुल, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। और जब कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा सर्वे का आदेश होता है और कोर्ट की टीम वहां पे जाती है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसदों के द्वारा साजिशन, वहां पर दंगा कराने की, वहां पत्थर चलवाने की जो कोशिश की गई, वो निंदनीय है। और अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जिनको इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर भी बहुत हंसी आ रही है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि 24 तारीख के बाद से जो हिंसा हुई है, आज तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक बार भी उस हिंसा की निंदा की है? उन लोगों की निंदा की है जो पत्थर चला रहे थे, उन लोगों की निंदा की है जो कानून व्यवस्था को धक्का बता रहे थे? बताइए रतन जी, ऐसी की निंदा आप लोग जाकर वहां पर दंगाइयों के परिवार वालों से मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे, जिनके सिर फूटे हुए थे, जिनकी पैर में काफी चोटें थी, जिनको हमने देखा था उस विजुअल में किस तरह से उनके साथी बचा कर लेकर जा रहे थे, उनसे भी मिलने के लिए सोचा आप लोगों ने? आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं कर रहे, तो फिर आपको तो उनसे भी जाकर मिलना चाहिए, उन घायल पुलिसकर्मियों से भी मिलना चाहिए जो इस हिंसा का शिकार हुए थे। लावनी जी, उस पुलिसकर्मियों से भी मिलने के लिए हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे? सहूलियत के हिसाब से समय चुनेंगे क्या? लावनी जी,
ये बहराइच के राम गोपाल मिश्रा से आज तक मिलने नहीं गए उसके परिवार से। ये अयोध्या में दलित बच्ची का बलात्कार इनकी गठबंधन की साथी समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष करते हैं, लेकिन चूंकि वो मुसलमान था ये आज तक उस परिवार से भी नहीं मिलने गए। लेकिन इनको संभल जाना है जहां पर 163 बीएनएस की धारा लगी हुई है। ठीक है रतन जी, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। बाकी के दो मेहमानों के पास भी एक काउंट ले लूं आंसर। जाना चाहते हैं ऋचा जी, आप चिंता मत करिए। अगर हम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो हम पुलिस कर्मियों के घर जाएंगे और पुलिस कर्मियों से भी मिलेंगे। हमारे लिए पुलिस भी उतनी महत्वपूर्ण है और जनता भी वही महत्वपूर्ण है। रतन तिवारी के लिए हो सकती है, लेकिन रतन तिवारी जी जिस पार्टी से आप आते हैं उस पार्टी के किसी भी प्रतिनिधि ने ये नहीं कहा कि वो घायल पुलिस कर्मियों से मिलना चाहते हैं। आप यहाँ बैठकर कह जरूर कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई। राकेश प्रजापति जी, आप भी बोल लीजिए मन में क्या चल रहा है, फिर डॉक्टर रावत के पास जाऊंगी। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ और नफरत के अलावा कुछ नहीं बोलना जानते। इन्हें केवल झूठ। ऋचा जी चुप रहिए आप, मैं नहीं बोला था आपके बीच में, किसी के उसमें नहीं बोला था। आप चुप रहिए। ऋचा जी उनको कम से एक रिमार्क कर लेने दीजिए। ऋचा जी ये यहाँ बैठ करके सुने, मैं भी सुन रहा था। ऋचा जी चुप रहिए। आप बोल रही थी, आप समाजवादी के खिलाफ बोल रही थी, मैं नहीं बोला था। लावनी जी चुप करिए। ऋचा जी एक मिनट उनको ओपनिंग रिमार्क बोल लेने दीजिए, अभी तक उन्होंने नहीं बोला था। बोल लेने दीजिए 20 सेकंड, जल्दी से जल्दी। आप नोट करिए, उसके बाद काउंटर करिएगा। हाँ बोलिए। ये केवल झूठ बोलना चाहते हैं। बहराइच में क्या हुआ था, किसने किया था, ये सारी घटना सामने सब लोगों के बात आ चुकी है। वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने सब कुछ बता दिया है। और अयोध्या की जो बात प्रजापति जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप एक मिनट ऋचा जी, निराश होकर न्याय नहीं मिलता, और न्याय नहीं मिलता तो फिर ये प्रतिक्रिया सामने आती है। किसने कहा है राकेश प्रजापति जी? रामगोपाल यादव जी ने कहा है, वो तो आपके नेता है ना। यानी पत्थर चलाए गए निराशा में। कौन सी निराशा में पत्थर चलाना पड़ा? लावनी जी आप बार बार एएसआई का जिक्र कर रही हैं। हाँ बताइए ना। ये पूरा देश देख रहा है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कर मतलब रही है। ईडी सीबीआई से निकलकर अब आप एएसआई पे आ गए। देश की जितनी जांच एजेंसियां हैं उसमें आपको नजर आता है कि भाजपा उसको लीड कर रही है। अरे राकेश प्रजापति जी, पूरा देश देख रहा है। कुछ तो बात ऐसी करिए जिस पर मैं तर्क कर सकूं। ये कुतर्क मैं तो नहीं कर सकती हूँ। एएसआई अपना काम कर रहा है, ईडी सीबीआई अपना काम करती है, आप लोग उस पर राजनीति करने लगते हैं। सीडी अपना काम कर रहा है। सर्वे हो जाने में कुछ गलत हो जाएगा क्या? मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ। अच्छा एक सेकेंड, सर्वे में गलत क्या है? सर्वे से इतना डरती क्यों है सपा? सर्वे से सपा डरती क्यों है राकेश प्रजापति जी? आप इस चीज को हाँ या ना सर्वे से समाजवादी पार्टी को डर क्यों लगता है? निष्पक्ष काम कर रहा है ईडी जो है, ईडी और सीबीआई। सर्वे से आपको डर क्यों लगता है? होते हैं 2 महीने पहले। मेरे सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। कम से कम 5 बार मैंने पूछा सर्वे से डर क्यों लगता है, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है। मेरे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले 20 सेकंड डॉक्टर रावत जी का कमेंट जरूर लेना चाहती हूँ। देखिए डॉक्टर रावत, एक बात तो तय है, हरिशंकर जी को आज मैंने इसीलिए इस पूरे पैनल में आमंत्रण दिया कि जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम पर से कम आज वो भ्रम दूर हो, उससे पर्दा हटे। उससे भी बढ़कर आप हिंदू धर्मगुरु हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप इतिहास की भी बहुत जानकारी रखते हैं। ये सारी चीजें जो सामने आ रही है, जब बाबरनामा जैसी पुस्तक में भी इसका जिक्र हुआ जा चुका है कि किस तरीके से यहाँ पर मंदिर को तोड़ा गया था, तो फिर इतना बवाल होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं लिखा है बाबरनामा में? अभी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले डॉक्टर रावत का एक कमेंट ले लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर रावत आइए। लावनी जी, जो ममताज जी बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना रिजवी साहब, ठीक है। हाँ डॉक्टर रावत खुद पहले हिंदू थे, इनके दादा परदादा 10 पीढ़ी पहले देखो तो ये सारा इनका एक बार इनका भी सर्वे करा लिया जाए कि कौन सी पीढ़ी से ये मुसलमान बने हुए और किस वजह से मुसलमान बने हुए हैं। यानी ये अपने आप को मुसलमान बोलते हैं तो पहले ही हिंदू थे। ये इनका रिकॉर्ड पता नहीं है कि बाबर आया, उसने आकर के मंदिर तोड़े, कितने मंदिरों को तोड़ा, उसका पूरा रिकॉर्ड है सारा।
और अगर रिकॉर्ड ना होता तो 1875 में जो सर्वे हुआ, लड़ाई आज की नहीं है ये लालू जी, लड़ाई तो अंग्रेजों के समय से भी चल रही है, उससे पहले भी लड़ाइयां चल रही थी, जब मुगलों का शासन था तब भी लड़ाइयां चल रही थी। और ये जो धर्म परिवर्तन करके बैठे ना रिजवी साहब, ये तो खुद ही इनके दादा परदादा पहले हिंदू थे, ये तो कन्वर्टेड हिंदू हैं, ये तो बिना मतलब के चिल्ला रहे हैं। इनके नाम को देखेंगे तो पहले सारा इनका ही सर्वे हो जाए तो पता चलेगा कि ये पहले सारे किसी ना किसी हमारे डीएनए से मिलते हुए हैं। इनका कोई गोत्र, मूल जानने का अधिकार सभी को है, मूल जानने का अधिकार सभी को है, और ये मूल जानने की ही लड़ाई है। और अगर ये कानूनी लड़ाई है तो इसमें फिर पत्थर का या गोली का मतलब ही नहीं उठता, लेकिन यहां पर ऐसा हो रहा है। सवाल सिंपल सी प्रक्रिया का है, सर्वे का। सर्वे से डर क्यों लगता है साहब, ये बड़ा सवाल है। छोटे से ब्रेक के बाद जारी रहेगी चर्चा और फिर लौटेंगे तो हरिशंकर जैन जी से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसका जवाब लेंगे। तो संभल के सर्वे पर इतना हंगामा हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन सवाल यही है कि सर्वे से डर क्यों लगता है। ये सर्वे क्यों, ऐसा क्या निकलकर सामने आ जाएगा जिससे तमाम विपक्षी पार्टियां भी घबरा रही हैं, मुस्लिम पक्ष भी घबरा रहा है। हरिशंकर जैन जी, मैं आपके पास आ रही हूं। तमाम पॉलिटिकल बॉडीज को आपने सुन लिया, वो अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रही हैं, लेकिन मैं हर वो कानूनी पहलू आपसे समझना चाहती हूं जो महत्वपूर्ण है इस देश के को जानने के लिए, और खासतौर से इस देश के सनातनियों को जानने के लिए। यहां पर खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि संभल में सर्वे का जो आदेश है वो कोर्ट की तरफ से दिया गया, यानी जो कुछ भी हो रहा है वो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। सर्वे में खुदाई जैसी चीजें तो नहीं आती है ना? देखिए, सर्वे बाई एडवोकेट कमिश्नर एकदम अलग होता है, सर्वे बाई एएसआई अलग होता है। ये सर्वे एडवोकेट कमिश्नर होता है। एडवोकेट कमिश्नर कोई एक्सपर्ट बॉडी नहीं होता। फुल स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। उसका केवल काम होता है कि मौके पर जो स्थिति जैसी है वो बता दे, कहाँ क्या दरवाजे हैं, क्या रास्ता है। और इसीलिए कोर्ट ने कहा है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जाए, मौके की फोटो लेना है अब वीडियो बनाना है, इसके आगे उनका काम ही नहीं है। एएसआई जब करती है तो खुदाई भी कर सकती है जैसा कोर्ट का हो, या बाकी और साइंटिफिक मेथड से वो जांच कर सकते हैं या क्या। दिक्कत ये है, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर नहीं चाहता कि हमारी पोल खुले तो आफत मचा देते, दंगा कर देंगे। यहाँ जो बड़े बड़े मवालिया गुंडे बदमाश हैं, अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, आप जाइए तो कहेंगे गोली चला देंगे और मार देंगे, यानी आप आवाज मत उठाइए। तो भाई ये तो प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के बिल्कुल इसके खिलाफ है, बिल्कुल संविधान के खिलाफ ठीक है। एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा, ये तय हो गया कि कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी होती है और खुदाई जैसी चीजें सर्वे में नहीं होती है। दूसरी, कोर्ट कमिश्नर को तो कोर्ट अपनी सहूलियत के लिए उनको केवल बोलती है। मैं रिपीट कर दूं, हाँ, उनका काम केवल इतना होता है कि फोटो ले ले और मौके पर क्या क्या जैसे पेड़ है, कुआं है, कि दीवार में क्या बना है, जो चीज उतना लिखते हैं। कोई खुदाई करना, कुछ घटाना बढ़ाना होता काम नहीं होता है। बनारस में ये हुआ, कुछ नहीं किया, खाली सर्वे रिपोर्ट। परंतु ये जानते हैं कि सर्वे रिपोर्ट के बाद जो स्थिति आएगी तो कल एक खुल जाएगी। ठीक है, तो सोचते हैं कि इसको यही रख दो ताकि चोरी खुलने न पाए। मालूम है चोरी कहाँ पर है, हमको ही मालूम है। ठीक है, मुस्लिम पक्ष के वकील को भी आमंत्रण दिया जाता है, कोर्ट ये कहती है, या कोर्ट कमिश्नर की तरफ से कहा जाता है कि उनकी मौजूदगी भी जरूरी है, ये अनिवार्यता है क्या हरिशंकर जैन जी? जी, क्या मुस्लिम पक्ष के वकील को वहां पर रहना जब सर्वे हो रहा हो, ये अनिवार्यता है? यस, अनिवार्य है कि एडवोकेट कमिश्नर दोनों पक्षों को नोटिस दे, और इस केस में दोनों पक्षों को नोटिस दी गई। जफर अली साहब उनके वकील थे, मौके पर पहले दिन मौजूद रहे और 24 दिन। ठीक है, यानी मौजूदगी में ही सर्वे हो रहा था। तब डॉक्टर रिजवी, जब दोनों पक्ष की मौजूदगी में सर्वे हो रहा है, जब दोनों पक्ष की मौजूदगी में ये स्पष्टता है कि ये सिर्फ सर्वे है, ये अल्ट्रासाउंड हो रहा है, ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो फिर इतना भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? डॉक्टर रिजवी, सर्वे हो जाने दीजिए ना। मैं एक सिंपल सवाल आपसे पूछूंगी कि सर्वे से इतनी दिक्कत क्यों है आप लोगों को? देखिए, सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है मैडम, आप बता दूं 29 जुलाई 2023 को 6 जो डिफेंडर बनाए गए थे, ठीक है, उनमें से एक जो अंजुमन जो कमेटी है मस्जिद की, शाही जामा मस्जिद की, वो भी थी। 2 उसमें मिनिस्ट्री और 2 एएसआई
ठीक है, और एक डीएम और एक वो, लेकिन पांचों को भेजा गया और जो छठा पक्षकार था यानी मस्जिद की कमेटी, उसको नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया? नंबर एक, अभी मैडम आपने अरे मस्जिद कमेटी के वकील वहाँ थे ना, और किसकी जरूरत है? लेकिन नोटिस क्यों नहीं भेजा गया जिस तरह से सबको भेजा गया? जफर अली वहाँ पर थे, आपको जफर अली पर बिलीव नहीं है? या तो बोल दीजिए कि आपने, या तो आप बोल दीजिए कि आपको मस्जिद कमेटी के वकील पर भरोसा नहीं है। नहीं, आप कुतर्क करेंगे तो मैं अपना समय बर्बाद थोड़ी करूंगी। या तो आप बोल दीजिए कि मस्जिद कमेटी के वकील पर आपको भरोसा नहीं है, जफर अली पर आप लोगों को भरोसा नहीं है, बोल दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए कि उन्हें क्यों नहीं भेजा गया जैसे सबको लेटर भेजे के। नंबर एक। नंबर दो, आप ये नंबर एक सवाल भी वही है, नंबर दो सवाल भी मेरा वही है। क्या जफर अली साहब पर आपको भरोसा नहीं है? आप बोल दीजिए मस्जिद कमेटी के वकील पर आपको भरोसा नहीं है। आगे की बात सुन लीजिए। नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आपकी ये बातें मैं तभी आगे सुनूंगी जब आप मुझे इस बात का जवाब दे देंगे कि क्या आपको मस्जिद कमेटी के वकील पर भरोसा नहीं है, हम ये जफर अली पर भरोसा नहीं है? तेजी से किया गया, 2 घंटे के अंदर सुनवाई मुकम्मल करके जांच के लिए। अरे जल्दी क्या होता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है। ये कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं था ना। ये तो प्रोसीडिंग बहुत तेजी के साथ होती है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैंने आपसे पहला सवाल पूछा, उसका जवाब आप दे नहीं पाए, फिर आप प्रोसीडिंग पर चले गए। यानी आपके सवाल में ही आप जवाब नहीं दे पा रहे। आपसे मैं पूछ रही हूँ कि जफर अली पर क्या आपको भरोसा नहीं है, आप उसका जवाब नहीं दे पाए, फिर आप प्रोसीडिंग पर चले आए। हरिशंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी, प्रोसीडिंग, ये लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे हो गया? बात तो सुन लीजिए। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, एकदम गलत कह रहे हैं। क्या जय श्री राम के नारे लगा के जाना ठीक था? किसने जय श्री राम के नारे लगाए? मैं बता रहा हूँ, चुप रहे। किसने जय श्री राम के नारे लगाए? विष्णु शंकर जैन सामने आकर ये बात कह चुके हैं, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आ चुकी है कि वो कब बोला गया। वो लौटने का लगा के गए वहां पे, कोई नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नहीं जाना चाहिए था, एकदम झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर रिजवी, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे पहले सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, आप दूसरा सवाल पर आ गए, दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तीसरे पर आ गए। पहले कह दिया कि मुझे यकीन है, लेकिन आप बताइए 29 जुलाई 2023 को जब सबको भेजा गया, हरिशंकर जैन जी बता भेजा गया तो एक को नहीं भेजा। हरिशंकर जैन जी, जवाब तो ना देखिए, सुनिए तो, जवाब दीजिए। अरे शांत चुप रहिए पहले। क्यों की गई? हाँ ठीक है, हरिशंकर जैन जी बोलिए। ऐसा है की गई, और सुनिए, आपको बताओ मेरी पूरी अरे बात हो सुनिए जाने तो पहले, दीजिए मैडम। अरे सुनिए तो बोलूंगा। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मैं कह रहा हूं आपको। अरे सुनेंगे तभी तो बताएंगे। हाँ बोलिए। देखिए ऐसा है, एडवोकेट कमिश्नर ने जफर अली साहब को समन की कॉपी दी और उन्होंने समन की कॉपी मस्जिद कमेटी की तरफ से लिया। सबूत है इस बात का। पोस्ट से क्यों नहीं भेजी गई? पोस्ट से भेजा जाना चाहिए, जिस तरह से मिनिस्ट्री को भेजी गई, जिस तरह से एसआई को भेजा गया, जिस तरह से डीएम को भेजा गया, उस तरह से मस्जिद को क्यों नहीं भेजा गया? आप गलत कह रहे हैं। दिस इज माय क्वेश्चन, इट इज माय आंसर। सुन पहले, सुनिए पहले। एक मिनट, बोलने तो दीजिए। आपने सवाल कर लिया है डॉक्टर रिजवी, तो उनका आंसर भी तो सुन लीजिए। चिल्ला रहे, कोई नोटिस तो बोल रहे हो। हाँ ठीक है, कोई नोटिस, सुनिए, जवाब दे रहे हैं। कोई नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से कोर्ट के सम्मन की किसी पार्टी को नहीं भेजी गई। इस केस में बिल्कुल साफ कर दूं, 19 नवंबर को उनको भी नोटिस सर्व की गई जो सरकारी विभाग थे, और साथ साथ मस्जिद कमेटी को भी दी है। सेम नोटिस सबको दी गई है, किसी को रजिस्टर नहीं गई है। आप गलत कह रहे हैं, आपको तथ्य नहीं मालूम। इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। इससे पहले जब इस पूरे मामले में 29 जुलाई 2023 को जो डिफेंडर बनाए गए थे, उसकी बात कर रहा हूँ। उसका जवाब तमाम सबको रजिस्ट्री से भेजा। अरे तो हाँ ठीक है, उसका जवाब भी सुनिए, उसका जवाब भी दे रहे हैं, उसका जवाब भी दे रहे हैं डॉक्टर। अरे जवाब सुनिए ना, ठीक है हरिशंकर जी बोलिए, उसका जवाब दे दीजिए। धारा 80 सीपीसी की नोटिस है, वो धारा 80 सीपीसी पढ़ लीजिए या किसी वकील से पढ़वा लीजिए। उसमें प्राविधान है कि जो सरकारी विभाग है, कोई मुकदमा दाखिल करने पहले उनको नोटिस दी जाएगी, कोई प्राइवेट पार्टी को देने का कोई प्राविधान नहीं है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं दिया जा सकता, किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर रिजवी अब उन्होंने क्लियर कर दिया। अब इस पर चर्चा का कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है। जब उन्होंने क्लियर कर दिया, प्राइवेट पार्टी को क्यों नोटिस दिया जाएगा, उन्होंने क्लियर कर दिया, और ये सब कुछ वर्णित है कानून में। अब सवाल ये है कि आप लोग कई सवाल खड़े कर रहे हैं, उनमें बस एक ही है। पार्टी है मैडम, 6 डिफेंडर बनाए गए। क्यों बनाए गए 6 डिफेंडर?
उनको भेजना चाहिए था, यही तो सवाल है। नहीं भेजता। इस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं और मेरी तो बात मुकम्मल होने नहीं देते। नहीं, आपकी पूरी बात मुकम्मल नहीं। पूरे डिबेट में आपको ही सबसे ज्यादा रखा। पॉलिटिकल बॉडी से आज मैंने ज्यादा बात ही नहीं की, क्योंकि राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे को देखा जाना चाहिए। आप सनातन और सनातनियों को ना समझें, लेकिन हम तो समझते हैं ना। इस देश का हिंदुस्तानी सिर्फ यही तो कह रहा है ना। आप भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन सर्वे से घबराते हैं। आप भाईचारे की बात करते हैं, आप सर्वे से घबराते हैं। सर्वे से मत घबराइए ना। सर्वे से क्यों घबराना? पॉलिटिकल पार्टीज को करने दीजिए अपना काम, आप सर्वे से मत घबराइए। डॉक्टर एच एस रावत जी, सवाल यही है, ये वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, लेकिन अपना कुटुंब ही नहीं संभल पा रहा है, जब यहाँ पर एक सर्वे, छोटा सा सर्वे, एक प्रोसीजर है, उससे भी तकलीफ हो रही है। डॉक्टर एच एस रावत, और सर्वे करना के अंदर अपील करना, कोर्ट के सामने जाना, ये हमारा अधिकार है। कोई उनके वर्षे पैक कहीं ना कहीं वो नहीं कर रहा है। वर्षे पैक का हमारा अगर कहीं मंदिर कब्जा किया गया है, पे कब्जा किया है, तो आज कोर्ट में जा सकते हैं, हमारा राइट है, ये संवैधानिक अधिकार है कि हम जाकर के वहां सर्वे करा सकते हैं। हाँ, 91 वर्ष पैक्ट अगर वहां छेड़खानी होती है, तोड़ा ताड़ी होती है, तो एक बात समझ में आती है। इसलिए ये बेकारी की बातें करते हैं। जब तोड़फोड़ नहीं हो रही है, सिर्फ सर्वे का है सवाल, तो फिर है क्यों इतना बवाल? रतन जी, जल्दी से 10 सेकेंड, सर्वे हो जाने दीजिए, थोड़ा धैर्य रख लीजिए। बिल्कुल, मैं मिल लीजिएगा फिर जाके उन दंगाइयों से। नहीं, मैं दंगाई, अब दंगाई की कहाँ लेके आ जाती है मैडम? मैं तो सर्वे का समर्थन करने बैठा हूँ चैनल पे। मैं तो कह रहा हूँ कि सर्वे हो जाने दीजिए। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? जो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। विरोध से पहले विरोध की तस्वीरें तब सामने आ जाती है ना साहब, जब लगते हैं आप बीजेपी और सरकार पर सवाल खड़ा करने के लिए। एएसआई को अपना काम करने दीजिए, एएसआई को बीजेपी का एजेंट मत बताइए, यही तो बड़ा सवाल था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। समय की सीमाएं थी, मुद्दा बड़ा है और ये मुद्दा भी लंबा चलेगा। आप सभी से मुलाकात होती रहेगी। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य सबसे बड़ा ये था कि कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे प्रमाण जिनको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जो लोग बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, उन्हें क्लियर होना चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पर लागू नहीं होता। तो फिर इस सर्वे से इतनी दिक्कत क्यों है? और जब हम संभल की बात करते हैं, मैं संभल नहीं, इसे सत्यव्रत कहूंगी, क्योंकि ये सतयुग का सत्यव्रत था। तो इस सत्यव्रत में अगर हरिहर मंदिर को लेकर कोई बात कोई जानना चाहता है, हिंदू पक्ष जानना चाहता है, तो सर्वे में बुराई क्या है? 1920 में ही इसे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया जा चुका है। तो इस पर पहला अधिकार एएसआई का है। राजनीति नहीं हूं, सच सामने आए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे, ये मुद्दा अभी चलता रहेगा, मुलाकात होती रहेगी। रणक्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।